हेलो दोस्तों, बायोकोर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शिवा यादव। जैसा कि हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बाद वाला जो चैप्टर है वो तो एनसीईआरटी में बायोमॉलिक्यूल है, लेकिन हम आपको बायोमॉलिक्यूल ना पढ़ा करके डायरेक्ट पढ़ाएंगे आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए और इस वाले चैप्टर को अच्छे से समझिए, ठीक है। लेवल बहुत अच्छा लेके चलेंगे, एनसीईआरटी से भी ज़्यादा पढ़ाएंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब। क्या चल रहा है? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यही चैप्टर आपका स्टार्ट है, ठीक। तो अगर हम आपसे पूछें क्या व्हाई सेल डिवाइड, व्हाई सेल डिवाइड, यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि कोशिका विभाजन क्यों होता है, कोशिका अपने आप को विभाजित क्यों करती है। जैसे कि हम लोग सेल थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि जो स्लाइडन स्वान, उसके बाद क्या थे, रोडोल्फ विर्चो ने क्या बताया था कि अपनी जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से बनती है, ठीक है। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। तो सेल अपने आप को डिवाइड क्यों करती है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है, जैसे मान लीजिए आपका घर है, ठीक। ये आपका घर है। अब इसमें एक छोटा सा ये जो डॉट हम बना रहे हैं, एक क्या है, घर के मुखिया हैं और घर में बहुत सारे और मेंबर्स हैं, ठीक। घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं, लेकिन पहले क्या हुआ था, पहले ये 3-4 मेंबर थे घर में, तब ये मुखिया जी जो थे घर को आसानी से चला लेते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उनका जो घर के मेंबर थे वो क्या होने बढ़ने लगे, यानी कि घर जो है वो पहले से और बड़ा होने लगा, ठीक। अब क्या हुआ, ये मुखिया जो हैं वो पूरे घर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। पूरे घर के ऊपर कंट्रोल इनका नहीं हो पा रहा है, यानी कि मुखिया हमारा कौन है, हमारे सेल का मुखिया कौन है, न्यूक्लियस है, ठीक। हमारे सेल का मुखिया कौन है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ही क्या करता है, पूरे सेल के ऊपर अपना कंट्रोल करता है ना, पूरे सेल के ऊपर कंट्रोल करता है। लेकिन जब सेल बड़ा हो गया तो ये न्यूक्लियस सेल के ऊपर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल अपना नहीं कर पा रहा है, इसीलिए क्या होता है, सेल अपने आप को डिवाइड करती हैं, ठीक है। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है, क्या पता है, उस थ्योरी का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी, ठीक। उस थ्योरी का नाम है, एक थ्योरी है किसके बारे में, कि सेल डिवाइड क्यों करती है। उस थ्योरी का क्या नाम है, न्यूक्लियो प्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी, ठीक। या इसी को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, और उसका नाम क्या है, कैरियोप्लाज्मिक, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी। उसमें यही बताया गया है, जैसे कि आप कोई सेल है, ठीक। जैसे मान लीजिए ये सेल है, अब ये ग्रोथ कर गई, ठीक। ये ग्रोथ कर गई, पहले से क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो इनके अंदर क्या होता है, जो ये क्या है आपका, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, न्यूक्लियस को यन से। किसको डिनोट करेंगे, न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस को किसके डिनोट करेंगे, यन से, ठीक। और ये क्या है पूरा आपका साइटोप्लाज्म, ये तो कोशिका का दोनों भाग हैं, साइटोप्लाज्म, इसको हम डिनोट करेंगे वी से, ठीक। या फिर साइटोप्लाज्म ना करके पूरा सेल कर दो ना, ये पूरा सेल। अब होता क्या है, पहले जब कोशिका जितनी छोटी होगी, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, इसको केपी इंडेक्स या लिख सकते हो, कोशिका जितनी छोटी होगी कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स उतना क्या होगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होगा उतना ज़्यादा हाई रहेगा, उतना ज़्यादा हाई रहेगा, ठीक। अब वही अगर जब कोशिका बड़ी हो गई ना, कोशिका जब बड़ी हो गई तो क्या हुआ, इसका केपी इंडेक्स क्या है, वो घट गया। जब केपी इंडेक्स घट जाएगा, जब केपी इंडेक्स घट जाएगा तो क्या होगा, सेल डिवाइड हो जाएगी। अगर आपसे कोई पूछ लिए कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अगर घट गया तो सेल डिवीजन होगा कि नहीं होगा, तो आप बताओगे सेल डिवीजन होगा, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला भी है,
लिख सकते हैं इसको किससे, वी एन अपान वी सी माइनस वी एन। यहाँ पर बी एन क्या है, आपका न्यूक्लियस का है, ठीक। बी एम क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का एक सेल के अंदर कितना आकार है, वॉल्यूम है, ठीक है, जगह है। उसके बाद माइनस क्या, पूरे सेल में कितना न्यूक्लियस, ठीक है, यही आपका फार्मूला है। तो आपके लेवल पर तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बस हम आपकी जानकारी के लिए इसे बता दिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं, सीधा सेल साइकिल के ऊपर चलते हैं, ठीक। इसको एक बार नोट कर लीजिए, वैसे थोड़ा जानकारी के लिए आपको अच्छा रहेगा। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, सेल साइकिल के बारे में। किसके, सेल साइकिल, यानी कि कोशिका चक्र। कोशिका चक्र, ठीक। सेल साइकिल, कोशिका चक्र, इसमें क्या जानेंगे कि कोशिका अपना विभाजन कैसे करती है, उसके पहले उसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो कोशिका जो चक्र है उसको हम दो डिवीजन में बांट सकते हैं, ठीक। दो प्रकार से इसको बांट सकते हैं। एक होता है आई फेज, एक क्या है, आई फेज, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग क्या, और लिख दें, और मतलब अथवा, क्या, इंटरफेज, इंटरफेज, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, और लिख लिए क्या, प्रिपरेटिव फेज, प्रिपरेटिव फेज, ठीक। और दूसरा क्या है, यम फेज, ठीक, या इसको क्या बोल सकते हैं, और माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज, ठीक है। इसको यम फेज या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइटोटिक फेज, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले जानेंगे किसके बारे में, इंटरफेज के बारे में। किसके बारे में, इंटरफेज के बारे में। इंटरफेज जो है ये कितने भागों में डिवाइड हुआ है, तीन भागों में। कितने भागों में, तीन भागों में। नहीं तो यहाँ पर ना लिख के, हम पहले इंटरफेज को ही समझाएंगे, हाँ, इसको बाद में बताएंगे। हम लोग इंटरफेज को तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या है, G1 फेज, दूसरा क्या है, G2 फेज, और दूसरा क्या है, S फेज, और तीसरा क्या है, G2 फेज। आपके वैकल्पिक क्वेश्चन में भी आ सकता है कोशिका चक्र का सीक्वेंस कैसा है, G1 S G2, उसके बाद आएगा यम, ठीक है, G1 S G2 यम। तो इसको समझने के पहले थोड़ा समझ लो आई फेज या इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है कि अगर कोशिका विभाजन होने वाला है, कोई कोशिका में विभाजन होने वाला है, तो उसके विभाजन के पहले की जो अवस्था रहेगी वो क्या होगा, आपका इंटरफेज होगा, या प्रिपरेटिव फेज। प्रिपरेटिव मतलब प्रिपरेशन करना, कहते हैं नहीं, प्रिपरेशन करते हैं। तो प्रिपरेशन मतलब क्या होता है, तैयारी करना, यानी कि तैयारी किसका करेगी, कोशिका, कोशिका विभाजन का है, यानी कि अपने आप को डिवाइड करने का तैयारी करेगी। तो इसके कितने फेज होते हैं, तीन फेज होते हैं ना, G1 GS G2 और यम। G1 को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, गैप 1, इसको क्या लिख सकते हैं, सिंथेटिक फेज, और इसको क्या लिख सकते हैं, गैप 2 फेज। समझ गए। अब होता क्या है देखिए, जीवन में अभी हम थोड़ा थोड़ा आउटलाइन ही बताएंगे, उसके बाद इसको और अच्छे से बताएंगे ना। अभी एक बार हम जैसे कि बार बार से बता दे रहे हैं, एक बार अपने दिमाग को जब क्लियर हो जाएगा तो आगे चल के समझ में आएगा ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो हम लोग देखते हैं जीवन फेज में क्या होता है। जीवन फेज क्या होगा, देखिए हम यहाँ पर जैसे लिख दे रहे हैं, क्या यहाँ पर आपको समझने के लिए ऐसे लिख दे रहे हैं। पहला क्या है, G1, फिर क्या है, यस, फिर G2, और फिर यम। ये चक्र है, यानी कि ऐसा गोला रहेगा, जैसे मान के G1 ना, जैसे मान के चलिए G1 यस G2 यम, या फिर यम G1 यस G2 यम, फिर से आगे एक साइकिल में चल रहा है, एक साइकिल में से चल रहा है। तो आप लोग बताइए कि जो जीवन फेज है वो किसके किसके बीच का फेज होगा, जीवन जो है किसके किसके बीच का फेज होगा।
तो हम लोग देख सकते हैं जीवन किसके बाद होगा, यम के बाद होगा। पहले यम मतलब जैसे अगर यम हो जाएगा उसके बाद क्या आ जाएगा, जीवन आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ये यस फेज है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जीवन किसके किसके बीच में होता है, तो बिटवीन यम फेज, यम एंड क्या, दूसरा कौन सा फेज है, यस फेज। जीवन फेज कहाँ पर चलता है, यम फेज और आपके यस फेज के बीच में। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। ठीक, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। किसके लिए फॉर्मेशन होगा, किसके लिए फॉर्मेशन होगा, अभी बताएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। सिंथेटिक मतलब निर्माण ना, सिंथेटिक मतलब क्या होता है, किसी चीज का निर्माण। डीएनए का क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि एक डीएनए से दो डीएनए बनना क्या कहलाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। एंड किसका रेप्लिकेशन होगा, हिस्टोन प्रोटीन का। ठीक, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन का भी रेप्लिकेशन होगा। ठीक, अब देखिए यस फेज में कौन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का फॉर्मेशन एंड किसका, एंजाइम का। किस एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, जो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए मदद करें। यानी कि अगर एक डीएनए है, एक डीएनए से आपका दो डीएनए बन जाए, ये क्या है, डीएनए का रेप्लिकेशन है। यही प्रक्रिया होने के लिए जो जरूरी प्रोटीन है, जो जरूरी एंजाइम है, उसका निर्माण किस में हो जाता है, जीवन फेज में। तैयार हो रहा है ना, कि मतलब अपने आप को विभाजन करने के लिए, तो पहले इसका एंजाइम का निर्माण हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, कुछ सेल ऑर्गेनली का डुप्लीकेशन हो, डुप्लीकेशन यानी कि डुप्लीकेशन मतलब बोल सकते हो जैसे कोई एक है, एक से दो बनना, डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना ना, मतलब नकल अपना बनाना। तो इसमें क्या होता है, जीवन में सेल ऑर्गेनली का डुप्लीकेशन क्या होगा, डुप्लीकेशन। समझ गए। लेकिन सारे के सारे सेल ऑर्गेनली का डुप्लीकेशन इसमें नहीं हो पाता। किसमें, इसमें। वो कौन कौन से हैं हम आगे बता देंगे। यानी कि जो हम इसमें इन दोनों में लिख देंगे, उसके अलावा भी जितने सेल मतलब कि सेल के ऑर्गेनली हैं, वो उनका डुप्लीकेशन जीवन फेज में हो जाया रहेगा। ठीक है, तो इसमें किसका होता है, आपके यस फेज में, यस फेज में होगा डुप्लीकेशन। अगर देखो यस फेज में दो जगह डुप्लीकेशन होता है, एक तो केंद्रक के अंदर होगा और दूसरा कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य के अंदर। यानी कि एक न्यूक्लियस के अंदर होगा और दूसरा कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। तो किस में होगा पहले डुप्लीकेशन, इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में किसका डुप्लीकेशन होगा, न्यूक्लियस में होगा आपका डुप्लीकेशन किसका, डीएनए का एंड हिस्टोन का ना। जिससे पूछ लिया आपका यस फेज में न्यूक्लियस में किसका डुप्लीकेशन होता है, तो आप लोग किसका बताओगे, डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का। और दूसरा कहाँ पर बचा है, दूसरा क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। इसमें किसका डुप्लीकेशन होता है, पता है, इसमें डुप्लीकेशन होगा सेंट्रियोल का। किसका, सेंट्रियोल का। हम पढ़ा है ना सेंट्रियोल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में। सेंट्रियोल का, सेंट्रियोल किसमें पाया जाता है, ये भी बताएं, किसमें, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में। सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है सेंट्रियोल, एनिमल सेल में। जीवन हो गया, यस हो गया। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, जीटू के बारे में। एक चीज और बताइए यहाँ पर, ये जैसे किसके किसके बीच हो जा रहा है, यम के और यस के बीच में हो जा रहा है, वैसे यस वाला फेज कहाँ पर होगा, एक किसके बीच में है, जीवन के बीच में और जीटू के बीच में। तो ये दोनों आप लिख लेना, इन बिटवीन जीवन फेज एंड जीटू फेज। यस प्रक्रिया कहाँ होगी, यस वाला फेज कहाँ होगा, जीवन और जीटू के बीच में। अब देखिए जीटू वाला कहाँ होगा, जीटू वाला एक तो यस है, ठीक, एक तो यस है, जीवन एस, जीटू एम। यानी कि देखिए यहाँ पर एक तो यस है, बीच में जीटू है ही, और इधर क्या है, यम है। तो ये कहाँ पर होगा, बिटवीन, बिटवीन कहाँ पर, यस एंड, सॉरी, यस एंड यम फेज, इसके बीच में
G2 फेज आपका चलता रहेगा। इसमें क्या होता है, यहाँ पर तो किसका सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो गया, अब यहाँ पर किसका डुप्लीकेशन होगा, डुप्लीकेशन किसका होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया का, और किसका होगा, प्लास्टिड का। प्लास्टिड मतलब लवक, ये किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, और सेंट्रियोल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट में एब्सेंट होता है। और इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन होगा, किसका, आरएनए का, कुछ आरएनए का निर्माण होगा, और किसका होगा, कुछ प्रोटीन का भी निर्माण होता है। जैसे मान के चलिए कौन सा प्रोटीन आपका, ट्यूबलिन प्रोटीन, ट्यूबलिन प्रोटीन, ट्यूबलिन प्रोटीन को हम पढ़ा चुके हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में। ठीक है, इतना चीज हम लोग जान चुके हैं। ठीक हो गया, ठीक है। एक बार इसको नोट करिए, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले अपना थोड़ा हिंदी में लिखने का प्रयास करें, जो हम बताए हैं जैसे अपने समझ पे, ठीक है। क्योंकि आप लोग 11th में पहुंच गए हो, तो आगे चल के अपने आप से नोट्स बनाना पड़ेगा, ज़रूरी है, ठीक। तो एक बार इसको नोट करिए। तो हम लोग इंटरफेज को पढ़ चुके हैं, ठीक। इंटरफेज में G1 S G2 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यम फेज के बारे में। क्या है यम फेज, यम फेज, इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिवाइडिंग फेज ना, क्योंकि इसमें डिवीजन होगा किसका, सेल का, तो इसको हम इसीलिए लिख सकते हैं डिवाइडिंग फेज, ठीक। हम लोगों को पता है, या फिर अभी आप कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जो यम फेज है वो भी दो जगह पर होता है। दो जगह पर होने का मतलब है कि कोशिका जब विभाजन होगा उसमें आपको दो चीज को विभाजन पढ़ेंगे। पहला क्या है, ये कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है केंद्रक का विभाजन, इसका केंद्रक, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक। और दूसरा क्या है, साइटोकाइनेसिस, ठीक। साइटोकाइनेसिस मतलब होता है क्या, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक। कैरियोकाइनेसिस में चार प्रकार के फेज देखने को मिलता है हम लोगों को, ऐसे ना लिख करके हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं सामने ही। चार प्रकार के फेज दिखने को मिलता है किसमें, कैरियोकाइनेसिस में, ठीक। पहला क्या है, प्रोफेज, पहला है प्रोफेज। दूसरा क्या है, मेटाफेज। तीसरा क्या है आपका, एनाफेज। और चौथा क्या है, टीलोफेज, ठीक। कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन में दो प्रकार के मतलब जो यम फेज है दो प्रकार का होगा, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये चार प्रकार के होते हैं। और चारों में से प्रोफेज सबसे क्या होगा, लॉन्ग होगा, सबसे ज़्यादा लॉन्ग, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगेगा। और एनाफेज जो होगा वो सबसे शॉर्ट होगा, ठीक, सबसे शॉर्ट होगा। और जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन, ये भी दो प्रकार से होते हैं। कब, अगर प्लांट सेल रहेगा तो, इफ प्लांट सेल, और क्या है एक, इफ एनिमल सेल। अगर प्लांट सेल रहेगा यानी कि अगर पादप की कोशिका रहेगी, तो इसमें जो होगा वो विभाजन कैसा होगा, सेंट्रीफ्यूगल होगा। कैसा होगा, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्री मतलब होता है सेंटर, फ्यूगल मतलब दूर ना। जैसे मान के चलिए अगर ये कोई पादप कोशिका है, न्यूक्लियस विभाजन तो पहले हो गया, ठीक।
मान लीजिए एक न्यूक्लियस इधर भी चला गया, एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए। लेकिन इनका जो अगर साइटोप्लाज्म जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये विभाजन कैसा होगा, सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि सेंटर से दूर, इधर से इधर कोशिका विभाजित होगी। ठीक है। और अगर एनिमल सेल है, अगर एनिमल सेल है तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल। कैसा विभाजन होगा, सेंट्रीपिटल। इसको आप समझ लीजिए। जैसे एनिमल सेल है, एक न्यूक्लियस इधर डिवाइड हो गया, एक न्यूक्लियस इधर, किसमें कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद ही साइटोकाइनेसिस होगा। उसमें कैसा होगा, इधर से ऐसे सेल अंदर की पिचकने लगती है, और इधर से भी ऐसे पिचकने लगती है। ठीक। और पिचक कर अंत में जाकर ऐसे टूट जाती है, तो एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। यानी कि इसमें अंदर की तरफ होगा और इसमें बाहर की तरफ होगा। ये क्या आपका सेल साइकिल की आउटलाइन मतलब समझ रहे हो ना, कि बाहर से कैसा होता है, हम आप लोग आइडिया बता दिए। अब ये भी और डिटेल में है, हम आपको और डिटेल में पढ़ाएंगे। और एक चीज़ और जान लो, जो आई फेज होता है, जो आई फेज होता है ना, इंटरफेज, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। यानी कि मान के चलिए आप 95% टाइम वही ले लेता है। और जो यम फेज है वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक। क्या होता है, स्मॉल होता है। ये 5% टाइम में पूरा हो जाता है। ठीक है। जैसे अगर एनिमल सेल में अगर आप लोग पढ़ोगे, एनिमल सेल में लगभग 22 से 23 घंटे आपका वही चलेगा, क्या, इंटरफेज ही, और मात्र 1 घंटे में फिर से कोशिका विभाजन हो जाएगा। जैसे ईस्ट में 90 मिनट में एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। हम लोगों में एक सेल डिवाइड हो गई, लगभग 24 घंटे लग जाते हैं पूरा प्रक्रिया पूरा होने में। ठीक है। तो इतना हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा जानेंगे किसके बारे में, पता है, टर्मिनोलॉजी के बारे में। क्योंकि अगर टर्मिनोलॉजी अगर आपको नहीं पता रहेगा तो सेल डिवीजन अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है। तो एक बार इसको नोट करिए। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जानेंगे जो कोई आपके कोशिका विभाजन में आएंगे। उनको आप लोग अगर पहले से नहीं जानते रहोगे तो थोड़ा कठिनाई हो सकती है, इसलिए हम पहले इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है। क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन देखो, अगर ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस। हम जो बताए थे, जो धागे जैसी संरचना फैली हुई है, ये क्या है, आपके क्रोमैटिन फाइबर हैं। ये क्या है, आपके क्रोमैटिन फाइबर हैं। ठीक। अब देखो क्रोमैटिड क्या होता है, क्रोमैटिड कुछ नहीं होता, यही जो धागे जैसी संरचना अगर थोड़ा संघनित हो जाए, थोड़ा संघनित हो जाए, जैसे आप लोग कई धागा ले लीजिए, उसको एक धागा लेकर ऐसे ऐसे मोड़ दीजिए। ठीक। उस क्या हो गया, संघनित हो गया ना, तो यही है क्या, क्रोमैटिड है। क्रोमैटिड मतलब, और आपको आपको और अच्छे से समझना है तो हम कल पढ़ाए थे क्या, गुणसूत्र के बारे में। ठीक। अब गुणसूत्र को ऐसे आधे काट दो तो ये एक हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। आप लोग क्या लिख सकते हो आप, कि गुणसूत्र का हाफ, यानी कि गुणसूत्र का आधा भाग क्या है, क्रोमैटिड कहलाता है। ठीक है, समझ गए। अब क्या है, सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर देखो कल गुणसूत्र जब पढ़ाए थे, ठीक, ऐसा था कुछ, जो बीच में एक गोला वाला भाग दिख रहा है, जो दोनों क्रोमैटिड को क्या किया है, पकड़े हुआ है, जो ये दोनों क्रोमैटिड को पकड़े हुआ है, ये वाला जो भाग है, यही भाग क्या है, सेंट्रोमियर है। ठीक, आप लोग इसे लिख लेना, सेंट्रोमियर। अब क्या होगा, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या है, ऐसी संरचना जो ऐसे कहाँ पर, आपके सेंट्रोमियर से लगा हुआ रहता है, ये क्या कहलाता है, काइनेटोकोर। इसका काम क्या है, स्पिंडल फाइबर को, स्पिंडल फाइबर क्या करता है, अटैच होता है इसी से, अटैच होता है किससे, काइनेटोकोर से। टीलोमियर क्या है, टीलोमियर देखो, टीलो टीलो मतलब क्या होता है, पूंछ होता है। जैसे आपका एक क्रोमोसोम हो गया, इसका जो किनारे वाला भाग है, ये किनारे वाला भाग, ये क्या है, टीलोमियर है। ठीक, यही क्या है, टीलोमियर है। एक क्रोमोसोम में कितने टीलोमियर है, 1 2 3 4। ठीक है, समझ गए। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये भी कल बताए थे लगभग। कुछ कुछ कोशिकाओं में एक अलग सा यहाँ पर पाया जाता है, यही क्या है आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, सैटेलाइट। ठीक, सैटेलाइट क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम जिसके ऊपर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सैटेलाइट क्रोमोसोम। ठीक है। तो आपका आज का क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज करना, कल हम सेल साइकिल को और डीप में बताएंगे, उसके बाद हम सेल डिवीजन पढ़ाएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।